Hello everyone, welcome back to my channel Educare Academy by Mandeep मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हमने प्रीवियस वाली वीडियो में करे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, What type of government existed in France before the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी? तो दोस्तों, किस प्रकार की सरकार थी? प्रॉपर मोनार्की वाली सरकार थी, है ना? यानी पूर्ण राजतंत्र था वहां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजा था जो, उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, राजा को कानून बनाना, कर लगाना, नीतियां तय करनी, नीतियां बनाना, ठीक है, पॉलिसीज बनाना, इन सब का पूरा अधिकार था। और जनता की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी इसके अंदर। जनता को कोई भी सरकार के काम में भूमिका नहीं मिली। ठीक है, और ये माना जाता था कि राजा को शासन करने का अधिकार भगवान ने दिया है। ठीक है, कहाँ से आया है? सीधा गॉड से आया है, गॉड ने दिया है, और इसीलिए उसे कोई चुनौती नहीं देता था। और आम जनता थी, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाता था ये राजा। ठीक है, तो कैसी सरकार थी? एब्सोल्यूट मोनार्की थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट स्टेट इन फ्रांस? फ्रांस में पहला वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करता था? बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है ये वाला। जो पहला वर्ग था, कौन रिप्रेजेंट करता था उसको? पादरी लोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चर्च के उच्च पदाधिकारी थे। पहला वर्ग था जो, ये पादरी वर्ग था, ये लोग करों से मुक्त थे। ठीक है, और चर्च के माध्यम से जनता से टैक्स वसूल करते थे, जिसका नाम था टैक्स। मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी बता रखा था, है ना? ये वाला कर वसूल करते थे थर्ड स्टेट से। चर्च और पादरी राजा के प्रशासन के साथ समर्थन रखते थे अपना, और सरकार की भूमिका निभाते थे। चर्च के पास बड़ी मात्रा में भूमि संपत्ति थी। ठीक है, लैंड थी उसके पास, चर्च के पास बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में। और ये क्या था? बड़ा ही शक्तिशाली वर्ग था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म ओल्ड रिज्म रेफर टू? ओल्ड रिज्म का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ओल्ड रिज्म का मतलब होता है क्रांति से पहले का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको कहते हैं ओल्ड रिज्म। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है, राजा के पास सारी की सारी पावर्स थी, जनता के लिए कोई भी वो जवाबदेह नहीं था। फिर आता 3 वर्गों में समाज को डिवाइड किया गया था। ठीक है ना, स्टेट्स में बांट रखा था, 3 स्टेट्स में समाज को। पहला क्लर्जी था, दूसरा नोबिलिटी, और तीसरा आम लोग। ठीक है, कॉमन पीपल था। और असमान कर प्रणाली थी। टैक्सेस लगते थे, थर्ड स्टेट पर लगते थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे नहीं लगते थे। तो ओल्डिज्म किसे कहा जाता है? क्रांति से पहले सामाजिक और राजनीतिक ढांचा। ये था ना, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा क्रांति से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफीज इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों, दार्शनिकों की भूमिका थी कि उन्होंने क्रांति के विचारों को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्रांति के जितने भी विचार थे, थॉट्स थे, उनको बढ़ावा दिया था। राजतंत्र की आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था। स्वतंत्रता और समानता के विचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, लोगों के अंदर जगाया भी था कि हाँ, तुम लोगों को स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ना चाहिए। उसके बीच में आते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने नेचुरल राइट्स और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात की थी इस ड्यूरिंग में। जीन रूस से आते हैं जिन्होंने जर्नल विल बताई थी, जनतंत्र का समर्थन किया था। ठीक है, वॉलंटरीज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक, जितने भी आप रिलीजन को मानते हो उसका आप प्रचार कर सको इजीली। मॉन्टेस्क्यू आए थे, शक्ति का विभाजन, उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। ठीक है ना, जनता को जागरूक किया इन्होंने। थर्ड स्टेट को जागरूक किया कि
लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दी कि लड़ाई लड़ो अपने अधिकारों के लिए। विचारों, इन्होंने बहुत सारे विचार दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के नारा पैदा किया। ठीक है, तो इनका क्या काम था? क्रांति के विचारों को बढ़ावा दिया इन्होंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास इन फ्रांस वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स बिफोर द रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति से पहला कौन सा वर्ग कर भुगतान से मुक्त था? बहुत बार करा चुकी हूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? पहला तो राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, 1789 में क्रांति शुरू हुई थी और फिर उसका मेन एम क्या था कि मोनार्की को अबॉलिश करना। ठीक है, फिर 1792 में लुई 16 को गद्दी से हटा दिया था और 93 में गिलोटिन पर मार दिया था। ठीक है, उसके साथ क्या हो गया? राजशाही की समाप्ति हो गई थी। फिर लोकतंत्र की स्थापना, ये भी ठीक है कि राजशाही के बाद क्या फ्रांस में रिपब्लिक की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, रिपब्लिक की स्थापना हुई। जनता को सत्ते में भागीदारी का अधिकार मिला कि जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का सिद्धांत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। फिर समानता व्यवस्था का खात्मा हो गया। ठीक है, फेडरलिज्म था जो उसका एंड कर दिया गया। ठीक है, किसानों और आम नागरिकों को भूमि और आर्थिक अधिकार मिलने लग गए और चर्च की जितने भी विशेष जो भी स्पेसिफिक सुविधाएं थी उनको एंड कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो ये सारे ही कारण बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति ने सिर्फ फ्रांस में ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और समानता की लहर को क्या दिया था? एक तरह से बढ़ावा दिया था। Now next question, what was the main feature of the Constitution of 1791? तो दोस्तों 1791 के संविधान के मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों क्या थी? देखो, संविधानिक राजतंत्र की स्थापना। ठीक है, इस संविधान के तहत राजा की जो सत्ता थी वो पूरी तरह से नहीं हटाई गई थी। ठीक है, पूरी तरह से अबॉलिश नहीं की गई थी राजा की सत्ता। राजा को एक सिंबॉलिक रूप के लिए यूज किया गया था। ठीक है, सांकेतिक था राजा वहां पे कि आप नाम के राजा हो, आपकी पावर्स आपके पास नहीं है प्रॉपरली, जबकि कानून बनाने की जितनी भी पावर्स थी वो किसके पास थी? नेशनल असेंबली के पास। ठीक है, और पूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई, ये भी गलत है, ये गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि पूर्ण गणराज्य की स्थापना नहीं हुई थी। 1791 में फ्रांस का जो संविधान था वो प्रॉपर रिपब्लिक नहीं था, वो था आधा राजा की राजा भी था उसके अंदर और थोड़ी सी डेमोक्रेसी भी आ रही थी। पूरी शक्ति जितनी राजा की थी वो सारी की सारी उससे ले ली गई थी, थोड़ी बहुत शक्ति थी उसके पास। ठीक है, सामंती अधिकारों की वापसी नहीं हुई थी। ठीक है, सामंती अधिकारों की वापसी ये नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हुई थी। सामंती व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में थे लोग, किसानों और आम लोगों को अधिक अधिकार मिले थे। ठीक है, चर्च का नियंत्रण नहीं था। फिर चर्च की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। ठीक है, सरकारी नियंत्रण लाया गया था, चर्च की संपत्ति को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। पादरियों को सरकार से जो वेतन मिलता था वो वेतन दिए जाने लगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कैसे भी टैक्स ले लोगे। ठीक है, तो 1791 की जो संविधान था वो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें राजा को कुछ अधिकार थे, लेकिन असली जो जितनी भी पावर्स थी वो किसके पास थी? जनता के पास थी, सत्ता के पास थी, जो जनता के द्वारा चुनी गई थी, यानी नेशनल असेंबली को मिली थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ओलंप डी गूज? ओलंप डी गूज कौन थी? तो दोस्तों ये कौन थी? ये एक फेमस थी, फ्रांस में लेखिका थी और महिलाओं के अधिकार का समर्थन करती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ओलंप डी गूज है ये फ्रांसीसी लेखिका थी, नाटककार थी, महिलाओं के जितने भी राइट्स थे उनका काफी समर्थन करती थी कि महिलाओं को भी राइट्स होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ था? महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया था। ठीक है, और इन्होंने
डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन से डॉक्यूमेंट दिया था 1791 में, ठीक है। ये फ्रांस के मानवाधिकारों की घोषणा जब 1789 में हुई थी, उसका जवाब थी कि महिलाओं को क्यों शामिल नहीं किया। इन्होंने जवाब मांगा कि क्यों नहीं महिलाओं को शामिल किया गया इसमें। उन्होंने महिलाओं को क्या कहा कि फीमेल्स है जो पुरुष के ही समान है, आप उनको भी अधिकार दो। उनको अधिकार क्यों नहीं दे रहे? शिक्षा में अधिकार दो, संपत्ति का अधिकार दो, राजनीति में जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं उसमें पार्टिसिपेट करने दो, विवाह में समानता दो, वोटिंग राइट्स दो, ठीक है। तो इन्होंने इन सब राइट्स की, फीमेल राइट्स के लिए आवाज उठाई। और इनका जो पॉलिटिकल था, जो करियर, मतलब पॉलिटिक्स में ये काफी सक्रिय थी। ये चाहती थी बहुत ज्यादा सक्रिय रहना। इन्होंने इन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को, अगर फीमेल्स को आप दंडित कर सकते हो, ठीक है, पनिशमेंट दे सकते हो, तो उन्हें उनको कानून बनाने का अधिकार क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। और जब लुई 16 गिलोटिन चढ़ा रहे थे, तो ये उस चीज का विरोध भी कर रही थी, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि निष्पक्ष मुकदमा चलाओ, आप ऐसे कैसे किसी को फांस ये दे दो, गिलोटिन चढ़ा दोगे। एक्चुअली क्या था, ये जिरोंडिन्स जो गुट था उसके थोड़े फेवर में थी। ये प्रॉपरली जिरोंडिन गुट में नहीं थी, पर ये फेवर में थी। और जब मैक्सिमिलियन रॉबोस्पेयर आया था, उसका जब रेन ऑफ टेरर आया था, तब ये बहुत ज़्यादा कहती थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो रॉबोस्पेयर को ये बड़ा खटकता था, ठीक है। तो इन्होंने इसको भी गिलोटिन चढ़ा दिया था, ये बोलकर कि ये देशद्रोही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी? हमें जेंट्स की तो पता चल गई कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, मतलब जेंट्स की तो भूमिका पता चली। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फीमेल्स का क्या पार्टिसिपेशन था? तो दोस्तों, क्रांति में उनका सक्रिय भागीदारी थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महिलाओं ने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। उन्होंने ना केवल विरोध किया था, उल्टा जो प्रदर्शन हो रहे थे उसके अंदर भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। अपनी राजनीतिक की जो विचारधारा थी वो शो की थी, उस और दूसरों के राजनीतिक विचारधारा से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थी। आंदोलनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया। जब 1789 में वर्साई की महिलाएं जुलूस निकालने लगी थी, वुमेन्स मार्च टू वर्साइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी जब हजारों महिलाएं, बहुत सारी फीमेल्स थी, रोटी और फूड की शॉर्टेज से इतनी परेशान आ गई थी कि उन्होंने एक प्रदर्शन कर दिया था। लुई 16 को वर्साई के पैलेस में लाने में सफल हो गई थी ये सारी की सारी औरतें। क्रांतिकारी क्लब्स, जितनी भी पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट लिया। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन जैसे कि चीज़ों में पार्टिसिपेट लिया इन्होंने। इनको मतदान का अधिकार नहीं मिला, उन्होंने मांग करी थी पर उनको नहीं मिला। फिर जो ओलंप डी गूस थी, उन्होंने महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा लिखी थी 1791 में, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। उन्होंने उसमें बोला कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए, वोट का भी राइट होना चाहिए। 1793 में महिलाओं को राजनीतिक क्लबों में क्या कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था कि 1793 में जो फीमेल्स हैं वो कोई भी पॉलिटिकल चीज़ों में इंगेज नहीं होंगी। और फिर राजशाही का समर्थन नहीं किया इन्होंने। कुछ जो महिलाएं थी राजशाही के पक्ष में थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स थी वो उस क्रांति का मतलब समर्थन ही कर रही थी। वो चाहती थी कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर असेग्नेंट्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान असेग्नेंट्स क्या थे? तो दोस्तों, ये एक नई मुद्रा प्रणाली थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कर प्रणाली नहीं थी ये मुद्रा प्रणाली थी जो कि पेपर करेंसी थी, ठीक है। 1790 में जब फ्रांस में जब वित्तीय संकट थे उसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। ये कागजी नोट थे जो राज्य द्वारा जब्त की गई जितनी भी चर्च की संपत्ति थी उसके बदले में जारी की गई थी दोस्तों। और इसका यूज कैसे किया जाता था? स्टार्टिंग में व्यापार में एक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था इसको, क्योंकि ये जो मुद्रा थी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जारी करी गई थी, तो इसका जो प्राइस था वो तेजी से गिर गया था, मूल्य वृद्धि हो गई थी इसकी।
तो ये जो मुद्रा थी इन्फ्लेक्शन हो गया था, इन्फ्लेक्शन, तो इसलिए पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी मुद्रास्फीति। और इससे क्या हुआ था, इकोनॉमी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ठीक है, तो ये क्या थी, कागजी मुद्रा प्रणाली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल? क्रांतिकारी न्यायाधिकरण क्या था? तो दोस्तों क्रांतिकारी न्यायाधिकरण क्या था? वो था एक अदालत जो क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक विशेष मतलब एक स्पेसिफिक अदालत थी जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन एम क्या था कि क्रांतिकारी विचारधारा के खिलाफ जो भी है अपराध करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाना। और इसका गठन कब हुआ था? 1793 में। इसका मेन एम यही था कि राजद्रोही, विद्रोह, विरोधी और क्रांतिकारी शासक के खिलाफ किसी भी तरह का जो भी अपराध है उसको दंडित करना। ये जो अदालत थी उस पर ही मुकदमा चलाती थी जिससे लगता था कि ये क्रांति का विरोधी है। इसने ही लुई 16 पर अन्य उच्च वर्गों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। ठीक है, ये बेसिकली इसमें बहुत कम प्रक्रिया और किसी भी तरह की उच्च सुनवाई का क्या कहते थे अवसर, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी। अधिकांश आरोप और सजा मिलती थी इसके अंदर। क्रांति के विरोधियों को दोषी ठहराया जाता था और फिर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो ये सेना का मुख्यालय नहीं था, ये क्या था, ये एक न्यायपालिका थी। ठीक है, और ये कर सहायक नहीं था, ये बल्कि क्रांतिकारी अदालत था। ठीक है, कर संग्रह नहीं था, संग्रहालय नहीं था, ये क्रांतिकारी अदालत थी। राजशाही का समर्थन करने वाला संगठन भी नहीं था, ये क्रांतिकारियों के लिए, जो क्रांतिकारी विरोधी थे उनके लिए अदालत थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मोनार्की ऑफिशियली अबॉलिश्ड इन फ्रांस? बहुत बार करा चुकी है वाला क्वेश्चन। फ्रांस में राजशाही को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? नेशनल कन्वेंशन ने डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस एक रिपब्लिक है और 1792 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी? कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की मुख्य भूमिका क्या थी? दोस्तों इसकी मुख्य भूमिका क्या थी? इसकी मुख्य भूमिका थी कि जनता का आदेश बनाए रखना, क्रांति की रक्षा करना, फ्रांस को विदेशी और जितने भी अंदर जो फ्रांस के अंदर जो दुश्मन थे उनसे बचाना, और साथ ही साथ क्रांति के जीवित रहने के लिए आतंक के शासन की देखरेख करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य को सुरक्षित करना और देश की सरकार को चलाना, यानी सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जीन पॉल मारा? जीन पॉल मारा कौन था? तो दोस्तों ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था। इसने सक्रिय पत्रकार, राजनीतिक नेता के रूप में काम किया। ठीक है, क्रांति के बहुत स्टार्टिंग के ईयर्स में इन्होंने विचारों को अपना लेखन लिखे और जनता तक पहुंचाए, उस जनता का समर्थन लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी और तीखे लेख लिखे। क्रांति के दुश्मनों यानी जो राजशाही थी, राजशाही समर्थकों और असंतुष्टों के खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिवली टिप्पणी करी। आगे बढ़ते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्मोडोरियन रिएक्शन? थर्मोडोरियन रिएक्शन क्या था? तो दोस्तों जो थर्मोडोरियन रिएक्शन है वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घटना है जो 9 थर्मोडोर को हुई थी, यानी कि 27 जुलाई 1794 को हुई थी। ये तब हुई थी घटना जब मैक्सिमिलियन रोबोस्पेर और उनके अनुयायी का पतन हुआ था। ठीक है, यानी कि रोबोस्पेर का पतन और आतंक के शासन का अंत हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिसके साथ ही आतंक का जो यानी रेन ऑफ टेरर था उसका एंड हो गया था, अबॉलिश मतलब खत्म हो गया था वो, और रोबोस्पेर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको गिलोटिन चढ़ा दिया था। और क्रांतिकारी शासन की तीव्रता और अत्याचार में क्या हुआ था, कमी आ गई थी, क्योंकि अत्याचार करने वाला तो अब गिलोटिन चढ़ चुका था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिबर्टी कैप्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? क्रांति के दौरान लिबर्टी कैप्स का क्या महत्व था? तो
दोस्तों इसकी एक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल था, लाल ऊनी टोपी थी ये, जिसे फ्रीडम कैप भी कहते थे। जो इसे पहनते थे लोग वो क्रांतिकारी और गणराज्य के समर्थकों में आते थे। दिख जाता था कि हाँ, अगर इसने लाल ऊनी कैप पहनी हुई है यानी कि ये क्रांतिकारी और गणराज्य के समर्थन वाला बंदा है, ठीक है। इसका मेन एम क्या था, राजशाही के खिलाफ संघर्ष करना और गणराज्य की स्थापना करना, यानी रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना। तो राजशाही का विरोध, इसका मीन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, राजशाही का विरोध करना। ऑप्शन सी इज राइट। नो, राजशाही का प्रतीक नहीं है, राजशाही का विरोध करना, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। सिविल संविधान ऑफ द क्लर्जी का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, चर्च को राज्य के अधीन करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1790 में जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक कानून था पारित किया गया, जो कि इसका मेन एम क्या था कि चर्च को राज्य के अधीन करना, ठीक है, जिससे चर्च और राज्य के बीच मतलब दोनों के बीच में स्वतंत्रता समाप्त हो सके। और इस कानून के तहत चर्च के जितने भी सदस्य थे, ठीक है, उनको राज्य द्वारा नियुक्त किया गया, उनको सैलरी देते थे जो कि राज्य से मिलती थी। कानून चर्च की शक्तिशाली पदों को नियंत्रित करता था कि ये जो कानून था वो जितने भी चर्च के जितने भी पावरफुल पोजीशंस थी उसको कंट्रोल करता था और फ्रांसीसी राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट कानून था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रंसविक मैनिफेस्टो। ब्रंसविक घोषणा पत्र क्या था। तो दोस्तों 1792 में दस्तावेज आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जिसे हनोवर के ड्यूक, ब्रंसविक के ड्यूक ने जारी किया था। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर लुई 16 को कुछ भी नुकसान पहुंचाया, कुछ भी उसको हार्म किया तो बदला लिया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में क्या था, बेसिकली धमकी दी गई थी जितने भी क्रांतिकारी थे उनको। इससे क्या हुआ, इस मैनिफेस्टो से हुआ तो कुछ नहीं, जो क्रांतिकारी थे वो और भी ज़्यादा इरिटेट हुए कि अच्छा धमकी दोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्रांस पर विदेशी आक्रमण की चेतावनी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस आफ्टर द रेवोल्यूशन। नेपोलियन ने क्रांति के बाद कौन सा आर्थिक सुधार किया। तो दोस्तों नेपोलियन ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए थे। उसमें से एक था कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिससे क्या हुआ, उसकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटस था वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगा। और ये कब किया था, 1800 में किया था। फ्रांस इस बैंक की स्थापना की थी, जिसमें जितने भी फाइनेंसेस थे, वित्तीय स्थिति थी, उसको सुधारने में हेल्प मिली। और बैंक का मेन एम क्या था कि राज्य की जितनी भी व्यवस्था थी, वित्तीय यानी फाइनेंशियल स्थिति थी, उसको अच्छा करना, इम्प्रूव करना, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, जो फ्रांस की जितनी भी इकोनॉमिकल चीज़ें थी उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which document of the French Revolution abolished feudal privileges। फ्रांसीसी क्रांति के किस दस्तावेज ने समानती विशेषाधिकारों को समाप्त किया। तो दोस्तों ये क्या था, मानवाधिकार की घोषणा को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1789 में एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज आया था जिसने समानती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। इस घोषणा पत्र में क्या था, सुनिश्चित किया गया था कि नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और जो भी व्यक्ति है विशेषाधिकारों के साथ दूसरों से ऊंचे नहीं होंगे। मतलब अगर पादरी वर्ग है, वो हम सबसे ऊंचे नहीं होंगे, सब इक्वल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।